अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। पेश खिदमत है कहानी कनीज़ की 22वीं किस्त। गुज़श्ता 21वीं किस्त के आखिर में आपने सुना कि ढलती हुई शाम में शोख हवाओं के साथ बाहर तेज़ बूंदाबांदी हो रही थी और कोठे के मुजरा हाल में कशिश बानो पैरों में घुंघरू बांधकर जो ही मुजरा के लिए खड़ी हुई थी कि जमीला बेगम के कोठे पर कभी कभार आने वाला हसीन जवान यानी तस्करान इब्राहिमी काफ़ी हद तक बारिश की तेज़ बूंदों से भीगा हुआ अपने हाथ में चाबुक लिए अचानक हॉल के गेट पर आकर खड़ा हो गया। हवा के तेज़ झोंकों ने उसके जिस्म व मलबूसात से मकनातीसी खुशबू निचोड़ कर जमीला बेगम की इमारत के चप्पे चप्पे को मुअत्तर कर दिया था। कशिश बानो के होठों पर उसे देखकर दर्द आमेज मुस्कान आकर दम तोड़ गई, क्योंकि उसे भीगा हुआ देखकर उसके दिल में दर्द आमेज कसक बेदार हो गई थी। फिर भी उसके हाथ आदाब बजा लाने की गर्ज से बेअख्तियार उसकी पेशानी तक उठ गए थे। तस्करान ने मुस्कुराकर सर के इशारे से उसके आदाब को शर्फ कबूलियत बख्शी तो कशिश ने नरम लहजे में प्यार से कहा, अंदर तशरीफ़ ले आएँ साहबजादे। तो जवाबन तस्करान ने कहा, नहीं जाने बज़्म, मैं भीग चुका हूँ। जिस्म से पानी टपक रहे हैं, हाल के पुख्ता फर्श भीग जाएंगे। उधर मुअत्तर हवा के शरीर झोंकों ने कनीज़ को चौंका दिया। वो फुर्ती से मुल्हिक गेट पर आकर चोरी चुपके पर्दे के ताकुब से झांक कर अपने महबूब को देखा तो उसके दिल पर बिजली सी गिरी। उसके साथ ही घर की मुलाजमा कुरैशा बानो भी झांक झांक कर मुस्कुरा रही थी। अब आगे सुनिए कि गेट पर ही खड़े खड़े कशिश की आंखों में झांकते हुए तस्करान ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी की कागज़ में रंग भर कर देखे हैं सभी, जिंदगी की कागज़ में रंग भर कर देखे हैं सभी, लेकिन तेरे बिन ये तस्वीर नामुकम्मल सी लगती है। ये सुनना था कि हाज़रीन बज़्म ने वाह वाह बहुत खूब का नारा बुलंद किया और कशिश के गुलाबी होठों पर शर्मीली मुस्कुराहटें तैर गईं। साजिंदे और पर्दे के ताकुब में खड़ी कनीज़ और कुरैशा बानो भी मुस्कुराई तो मियाँ बदरुद्दीन भी जमीला बेगम की निगाहों से बचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तब फिर उसने दूसरा शेर कहा, यादों की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है, यादों की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है, कुछ लोग बस जाते हैं दिलों में लहू की तरह। एक बार फिर लोग वाह वाह कर उठे, खासकर वो मुअम्मिर शख्स जिनका जिक्र इस कहानी के मुजरा वाले मनाजिर में कई बार आ चुका है। वो मचल कर बोले, महफिल में सुकून बख्श गर्मी आ गई बरखुरदार, काश आपकी तशरीफ़ हमारे दरमियान होती। शुक्रिया मोहतरम, तस्करान ने मुस्कुरा कर कहा और फिर उसकी निगाहें कशिश के मासूम चेहरे पर जम गईं। उसने मज़ीद कहा, मिस कशिश बानो, महज लम्हा भर की तवज्जो दरकार है। कशिश धीरे से हंसी, जी फरमाइए शहजादे। तो तस्करान ने कहा, न रुकी वक्त की गर्दिश न ज़माना बदला, न रुकी वक्त की गर्दिश न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला, मगर मेरा ईमान मुतज़लज़ल होने वाला नहीं है। ये सुनकर हॉल में सबों के हंसने की आवाज़ें गूंज उठी, जिसे तस्करान के अल्फाज ने जल्द ही दबा दिया। वो इज़्ज़ो इनकशारी से बोला, अब आप कोई हसीन गज़ल सुनाएं कि मेरे गीले लिबास खुश्क हो जाएं। फिर क्या था, कशिश बिजली की सी फुर्ती से ऐसे नाचने लगी कि साजिंदों की पेशानियाँ अर्क आलूद हो उठीं। वाज़ेह रहे कि ये शेर जो तस्करान ने पढ़े थे वो मिर्ज़ा गालिब के थे। बारसूरत एक लम्हा को रुक कर कशिश ने राग अलापा और गज़ल छेड़ा तो गाती चली गई। 25 मिनट बाद गज़ल ख़त्म करके जो ही वो रुकी, तस्करान ने कहा, वाह बहुत खूब, बेमिसाल रही आपकी गज़ल गोई। शुक्रिया। उसने अपनी जेब में हाथ डालते हुए सर के इशारे से उसे करीब बुलाया तो कशिश जल्दी से नज़दीक आ गई। तस्करान ने 5000 रुपये और एक डिबिया उसे थमा दिया जिसमें हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। कशिश मचल उठी और प्यार से नर्म लहजे में बोली, आप अपने ही हाथों पहना दीजिए ना शहजादे। नहीं जाने जमीला, मानी बदल जाएंगे, लेकिन मैं इन चीज़ों को आपकी जानिब से अता की गई महज बेशकीमत बख्शिश ही समझूंगी रईज़ादे। फिर भी शुक्रिया कशिश। वो अपने अल्फाज के साथ ही मुड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ा तो कमरे के बाहरी सदर गेट पर कनीज़ व कुरैशा को खड़ी पाया। कनीज़ के चेहरे से हैरानी नुमाया थी। कनीज़ की आंखों में गोता लगाते हुए तस्करान ने अपनी उंगली से कुरैशा की जानिब इशारा किया और तेज़ी से कोठे की सीढ़ियाँ उतरने लगा। कुरैशा हैरान हो उठी थी, क्योंकि ये इशारा उसकी समझ से परे था।
बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। कनीज और कुरैशा ने देखा घोड़ी अपने हसीन सवार को लेकर तूफान की तरह उड़ी जा रही थी। कनीज का दिल अंदर ही अंदर सिसक उठा तो उसका पूरा जिस्म भी लरज उठा था, जिसका एहसास कुरैशा को भी हुआ और उसने फौरन कनीज को थाम लिया। उस गरीब को क्या मालूम था कि अंदरूनी मामलात क्या हैं। दूसरी जानिब कशिश ने डिबिया से अंगूठी निकाली तो जमीला ने कहा, देखूं तो ज़रा। मैं भी कशिश। नहायत ही खूबसूरत सोने की अंगूठी में हीरे जड़े थे। कशिश ने वो अंगूठी और रकम उसके हवाले कर दिया। जमीला बगौर उसका जायज़ा लेकर बोली, हीरे जड़े हैं, लो इसे पहन लो, देखती हूँ आगे और क्या सब होता है। हाजिरीन महफिल ज़रा भी नहीं उकता रहे थे, क्योंकि अजनबी जवान की जानिब से रुनुमा होने वाला वाक़या कशिश के मुजरे से बालातर था। बारसूरत वो अंगूठी अपनी मरमरी उंगली में डालकर उसे बगौर देखते हुए मुस्कुराई और मुजरा शुरू कर दिया। वाज़े हो के इतनी सारी इनायतों के बावजूद जमीला बेगम के दिलो दिमाग में जिस नफ़रत और शकूक का कीड़ा रेंग रहा था, उसके ख़त्म होने का कहीं से कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। रईस और उमरा के ख़िलाफ़ वो नफ़रतों की जो भारी गठरी लिए बैठी थी, उसके एवज़ दिन ब दिन उसका इंतकामी जज्बा बढ़ता ही जा रहा था। यही सबब था कि उस मशकूक जवान यानी तश्करान की तहकीकात में वो सलमा खातून व उसके बेटे याकूब के घर तक पहुंच गई थी। वो अपने मकसद की तकमील के लिए गालिबन कोई ठोस सबूत तलाश कर रही थी, लेकिन वो अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होगी, इसका इल्म खुद जमीला बेगम को नहीं था। ये बड़ा ही अजीब मसला था, मगर हाँ, उसे तश्करान से जो ख़तरा लाक था वो कशिश के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी बेटी कनीज़ के लिए था, क्योंकि वो उसकी निगाहों में मशकूक थी। बहरहाल रात के 10 बजे जब मुजरा ख़त्म हुआ और कशिश कमरे में आकर कपड़े तब्दील करने लगी तो कनीज़ फर्श से उठकर खड़ी होती हुई बोली, आपी हाँ बोलो जाने कशिश। कनीज़ बोली, आप बेहद खुशनसीब हैं। जानती हैं, मैंने आज छोटे सरकार के सामने आपका जिक्र क्या कर दिया कि उनसे अनगिनत नसीहतें और डांट भी सुनना पड़ी। आज मैंने उनके मिजाज का दूसरा रुख भी देख लिया। कई दिन हो चुके थे, वो काफ़ी मसरूफ़ थे, लिहाजा आज मौका मिला तो मुझसे मिलने के मकसद से वो खुद कॉलेज पर पहुंच गए। 2 बजे थे, लिहाजा गरम गरम पराठा कबाब खिलाने ब्रह्मपुरा वाली हवेली पर ले गए। वहीं कुछ ऐसा हुआ जो आपके इत्मीनान होने पर बताऊंगी। कशिश हैरत से उसे देखती रही। कनीज़ रुकी तो वो बस इतना कहा कि ठीक है, मगर मुझे तो कतई मालूम नहीं हो सका कि तुम उनसे मिलकर आई हो। खैर, मैं अभी आई। उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि कुरैशा कमरे में दाखिल हुई तो कशिश ठिठक कर रुक गई। कुरैशा बोली, अब मैं जा रही हूँ बीबियाँ। कनीज़ ने फ़ौरन पूछा, खाना ले लिया ना भाभी? हाँ, निकाल ली हूँ, जाते वक्त ले लूँगी। देखिए ना, मैं उन्हें भीग कर जाते हुए देखा तो खुद नर्वस हो गई, लिहाजा जो बातें आपसे करनी थी न कर सकी। कनीज़ यकायक रुहासी हो गई। कशिश व कुरैशा घबरा उठी। दोनों ने दोनों जानिब से उसे बाहों में ले लिया। कशिश बोली, ये क्या, तुम्हारा इस कदर मायूस व नर्वस होना किसी खतरे का अलार्म तो नहीं है जान? नहीं आपी, कोई ख़तरा नहीं है। आपने नहीं देखा, मगर भाभी ने देखा है कि किस कदर बेयार व मददगार, किसी बेसहारों की तरह वो बारिश में भीगते हुए कोठे से वापस गए हैं। कशिश ने अफसरदा लहजे में कहा, मुझे किसी भी हालात का जब इल्म ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ कि अचानक उनकी तशरीफ़ आवरी क्यों और कैसे हुई। फिर वो कुरैशा से मुखातिब होकर सरगोशी में बोली, खाला जान कहाँ हैं? कुरैशा ने कहा, मैंने खाना लगा दिया है, वो खा रही हैं। तब कनीज़ ने कहा, भाभी कुरैशा, पता नहीं क्यों मुझे आपकी बहन नूर आयशा की फ़िक्र हो रही है। आप पहले ये बताएं कि बद्दू भाई आपको कैसे लग रहे हैं? कुरैशा ने जहन पर जोर देकर कहा, अभी तो बहुत बेहतर लगे। तो क्या आप अपनी बहन का रिश्ता उनसे करेंगी? कशिश मचल उठी। अरे वाह, बहुत खूब कनीज़, मैंने आज मान लिया कि तुम बहुत दूर अंदेश हो और अक्लमंद हो। तुम्हारी ये तजवीज़ बखुदा मुझे बेहद पसंद आई। अब कुरैशा की बारी थी, लिहाजा उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहटें तैरने लगी। वो बोली कि बद्दू भाई के कहने के मुताबिक ये किसी गुमनाम मालिक की करम व नवाजिश है कि अब वो राह रास्त पर आ गए हैं। चूँकि बदरुद्दीन किसी बड़े व सखी इंसान के ज़ेर साये आ चुके हैं, जिन्होंने चंद दिन चंद हफ्ते में इन्हें बदल कर रख दिया है। फिर ऐसी हालत में नूर आयशा का रिश्ता उनसे करने में हमें एतराज़ क्यों होगा?
हाँ भाभी, अब बद्दू भैया की राह हमवार हो चुकी है और इनकी हालत बदलने के जिम्मेदार वही अजनबी जवान हैं जो 2.5 घंटे कबल कोठे से भीगते हुए गए हैं। हाँ, कुरैशा चौंकती हुई बोली, लेकिन बीबी, बद्दू भाई तो उनकी मौजूदगी में बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे उनसे निगाहें चुरा रहे हो या फिर उनके लिए अजनबी हो। कनीज़ ने सरगोशी में कहा, यह सब मेरी अम्मी जान की हमाकत के सबब था भाभी। मुमकिन है आपकी बहन की शादी में आने वाले अखराजात में भी वो पूरा ताउन करेंगे। या अल्लाह, उन्हें लंबी उम्र लंबी हयात देना मालिक। अब समझी कि कोठे से वापस जाते वक्त उन्होंने अपनी उंगली के इशारे से आपको क्या हिदायत कर गए थे। कशिश ने कहा, लेकिन याद रहे भाभी कि ये सब बातें खाला जान को मालूम न हो। नहीं होगी लाडली बाना, आप लोग फिक्रमंद न हो। कनीज़ बोली, हाँ फ़िलहाल एहतियात रखिएगा। बरसूरत अब आप जाइए, वरना कहीं अम्मी जान कुछ ऐसा वैसा न सोचने लग जाएं। हाँ, जा रही हूँ। कुरैशा ने बारी बारी कनीज़ और कशिश की पेशानियों को चूमा और सूरत से बाहर निकल गई। वो उस वक्त बेहद खुश और मुतमईन थी। खाने से फारिग होकर दोनों बहनें जब फर्श पर आईं तो लेटते हुए कशिश ने कहा, हाँ, अब तुम शुरू हो जाओ जान। क्या बातें हुई कि मेरी खातिर तुम्हें अपने जादूगर सैया से डांट सुनना पड़ गई। तब कनीज़ ने बदरुद्दीन व कशिश बानो के अज़दवाजी रिश्ते के मुताल्लिक तशकरान के सामने अपनी तजवीज़ पेश करने की बात शुरू की, तो जैसे जैसे तशकरान ने उससे बातें की थी वो एक एक लफ्ज़ दोहराने लगी, और जैसे जैसे वो उस तज़किरे को बयान करती रही, कशिश के चेहरे के तासुरात वैसे वैसे बदलते रहे थे। कभी थोड़ी नाराज़गी के आसार तो कभी फ़ख्र और खुशियों के तासुरात उसके हसीन चेहरे से नुमायाँ होते रहे थे। कच्ची सराय चौक पर पहुंचकर वो कार से निकलकर रिक्शा में बैठने तक की बातें हर्फ ब हर्फ दोहराई तो आखिर में कशिश के बारीक गुलाबी रुखसार पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई जो देर तक उसके होंठों पर चश्मा रही थी। लेकिन वो एक टक अजीब निगाहों से छत को घूरती रही और कनीज़ उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेती रही थी। उसने सोचा था कि मुमकिन है उसकी आपी अपना कोई रद्द अमल जाहिर करेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। लम्हों के इंतज़ार के बाद यकायक उसकी समात में उसके महबूब के कहे हुए अल्फाज गूंजने लगे, कनीज़, कशिश बानो तुमसे ज़्यादा अक्लमंद, बाशऊर और साबरा लड़की है। उस अल्फाज ने उसे एक झटका दिया और उसके अंदर फ़ौरन सरगोशी हुई, क्योंकि आप ही किसी नवाबजादे के नुतफ़े से पैदा हुई है ना, लिहाजा किसी भी हद तक नुतफ़े का असर तो रहेगा ही, वरना साहबजादे हरगिज़ ये बात नहीं बोलते। अगर ये किसी आम आदमी के नुतफ़े से पैदा हुई होती तो आम और मामूली ही होती। वाकई सीमेन का असर किसी भी अशख़ास के बच्चों पर पड़ता है, ये 100% दुरुस्त है। कई लम्हों की खामोशी के बाद कशिश ने बुझे लहजे में कहा, चलो रानी, अब सो जाओ, तुम सवेरे अलग सबा उठ जाती हो। चुनांचे उसने अपनी आंखों पर अपना बाजू फैला लिया था और दोनों ही देर तक खुद में गुमसुम पड़ी रही थीं। चंद लम्हों बाद कशिश बाईं करवट हो गई तो कनीज़ ने सोचा अब आप ही के जहन पर नींद का गलबा तारी हो रहा है, लिहाजा वो भी दाएं करवट हो गई। मगर बजाय नींद से सोने के दोनों ही के ख्यालों में तो कोई और ही बसा था, बस वही एक हसीन जवान यानी छोटे सरकार, जिसके तसूर के सहारे अगर कनीज़ उसकी फौलादी मजबूत बाहों में सिमटती जा रही थी तो कशिश बानो के अंदर एक नेक सिफात व वफादार बांदी की हैसियत पैदा हो गई थी। लिहाजा अपने रुतबे के एतबार से इस कदर मोहब्बत व हमदर्दी जोश मार रही थी कि वो चुपके चोरी उसके मरमरी चिकने तलवे चाट रही थी। लिहाजा नींद आ जाने के बाद भी जिसने जैसा तस्वूर किया था वो अमल रात भर उन्हें वैसी ही लज़्ज़तों से नवाजती रही थी। दूसरे दिन सुबह इत्तफाक से दोनों ही बहनें एक साथ ही बेदार हुईं, कनीज़ थोड़ी ताख़ीर से और कशिश बानो कबल वक्त। हालांकि कनीज़ 6 और 7 बजे के दरमियान बिस्तर छोड़ देती थी, जबकि कशिश अपनी थकान के सबब 9 बजे उठती थी, लेकिन उस रोज़ दोनों 7:45 बजे ही बेदार हो चुकी थी। लिहाजा कनीज़ बोली, आप आज कबल वक्त कैसे बेदार हो गईं? हैरत है मुझे। तो कशिश के होठ मुतबस्सुम हो उठे। उसने कहा, रात भर सपनों की दुनिया में जो भटकती रही हूँ। जवाबन कनीज़ हंस पड़ी, वाह, बहुत खूब, कुछ ऐसे ही हालात मेरे साथ भी पेश रहे हैं आप ही।
देखिए ना, रईसजादे बड़े शरारती हैं। वो मेरे ख्वाबों में आकर मुझे पूरी रात अपनी बाहों की गिरफ्त में लपेटे रहे हैं। कशिश उसकी बातें सुनकर धीरे से हंस पड़ी। ये उनका हक है रानी, तुम्हें कुफ्त महसूस करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता ये बात सच है कनीज़ कि वो शरारती हैं, लेकिन उनकी शरारतों में भी उनका प्यार, उनकी मासूमियत कूट कूट कर भरी होती है, जिसे मैं बयान करने से कासिर हूँ। मुझे बांदी कहो या वफादार खिदमतगार, उनकी शरारतों से मेरे दिल और दिमाग में उनके लिए इतनी मोहब्बत व हमदर्दी किसी समुद्री लहरों की मानिंद उछाल मारने लगी कि मैं रात भर उनके तलवे चाटती रही हूँ। कनीज़ उसकी बातें सुनकर फुर्ती से उठ बैठी। ये कैसा ख्वाब था आप ही? एकदम अजूबा, कशिश फौरन बोली। लेकिन ये इंसान के अपने सोच व ख्यालात पर मुनहसर करता है जान। लिहाजा हम दोनों को ही अपने अपने मर्तबे और रिश्तों की नवैयत के एतबार से आज की गुज़श्ता रात ने नहायत ही कीमती बख्शिशों से नवाजा है। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम दोनों को रिश्ते अज़दवाज में बांध कर ये तौफीक अता फरमाए कि तुम दोनों के साथ ही जलालपुर के अजीम व नामवर कुंबा के तमाम मर्दों खातिन की खिदमत की अंजाम दही पर मामूर कर लो। ये सुनकर कनीज़ का चेहरा अफसुर्दा उठा और उसने खुद में खोई सी कशिश को अपनी बाहों में समेटते हुए उसका सर अपनी गोद में लेकर बोली, नहीं आपी, ऐसा मत सोचिए, शायद ये मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। तब कशिश ने नरम लहजे में कहा, मैं इसे ही अपना मुकद्दर बना लेना चाहती हूँ रानी, क्योंकि यही मेरी आरजू और सुकून और खुशियों का ज़रिया है। फिर तुम क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? मुझे अपनी ज़िंदगी के आखिरी औकात तक तुम लोगों की कुर्बतों में रहने का मौका नसीब हो जाएगा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कनीज़ फर्त जज्बात से मगलूब होकर अपने होंठ कशिश के होंठों पर गाड़ दी थी। वाज़े हो कि दोनों बहनों के दरमियान छोटे सरकार के मौजू पर पहले भी कुछ बातें, कुछ तबादला ख्याल और हंसी में कुछ मुबाहसे हो चुके थे। तब कनीज़ को यह नहीं मालूम था कि छोटे सरकार के दिल में कशिश आपी की हालात ज़िंदगी के सबब इतनी बड़ी जगह और बेपनाह इज़्ज़त व अक़ीदत मौजूद है। और अब अगर आपी खुद को उनकी बांदी और उनकी हवेली के तमाम अफराद की खिदमतगार की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार देने का तहिया किए बैठी हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी तो है ही, छोटे सरकार और उनके ख़ानदानी वक़ार व अज़मत के लिए इनकी बेपनाह मोहब्बत व एहतराम की वाज़े अलामत भी है। मगर क्या मेरे सोच व ख़यालात के मुताबिक अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद फरमाई और मैं दरबार अजीम में दाखिल हो गई, तो छोटे सरकार और उनके घर के बावकार हजरात व खातीन के लिए आपी का उनके दरमियान तन्हा रहकर जीना गवारा हो सकता है? अगर नहीं तो क्या वो लोग आपी के लिए कोई सबील पैदा करेंगे? बहरसूरत और भी कई सवालात कनीज़ के जहन में उभर रहे थे, जिसके कोई भी जवाबात उसे सुझाई नहीं दे रहे थे। आखिर में उसने सोचा कि कोठे पर छोटे सरकार की आमद और उनसे मुलाकातों के बाद खुद उसको और उसकी कशिश आपी को या फिर बद्दू भाई को मिलने वाली उनकी मोहब्बत व हमदर्दी ही तो है जिससे नुमाया उनकी अज़मत और हसीन कुर्बतों ने सबों को दीवानगी की हद तक पहुंचा दिया है। वो यानी छोटे सरकार दूसरे लोगों की तरह आपी के कोई आम शहदाई नहीं है, बल्कि अपने हसास दिल की बदौलत आपी के हालात की गिरफ्त में आ गए हैं। यही सबब है कि आपी को दर्द व खलिश और इस तराब व बेचैनी को गले लगाकर जीना पसंद है। और इसीलिए ये एक बार बातों ही बातों में अपना इजहार ख्याल इस तरह की थी कि तरफ है दिल तरफने से ज़रा तस्कीन होती है। उफ, पता नहीं किस चीज़ की बनी है ये कशिश आपी। कनीज़ जब अपने सोच व ख्यालात से बाहर निकली तो निगाहें झुकाकर कशिश को देखा। वो कनीज़ की गोद में सर रखे नींद की आगोश में समाई हुई थी। कनीज़ ने हैरत से अपने होंठ काटे। जाहिर था कि कशिश उस रात बाकायदा नहीं सो पाई थी। बहरहाल यहाँ कनीज़ की 22वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।